हम इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से खबर आ रही है। डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया है। सवाल यहां पर यह कि क्या यह हवाई सेवा शुरू करने से पहले की कवायद है। आपको ये बता दें कि कल से दिल्ली से 15 शहरों के लिए रेल सेवा शुरू हो चुकी है। तो क्या अब विचार किया जा रहा है विमान सेवा शुरू करने का? पौलमी साहा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पौलमी, ये जो अब एक्सरसाइज शुरू हुई है, दरअसल क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? आने वाले वक्त में एयरलाइन सेवा बहाल हो सकती है? ये अभी तक मीटिंग्स जो चल रही हैं इसी दिशा में चल रही हैं कि एयरलाइंस की जो सेवा है वो इमीडिएटली शुरू कर दी जाए। जिस तरह से भी सारे एयरपोर्ट्स को इस वक्त तैयार किया जा रहा है उसी तरफ ये इशारा कर रही है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पूरी तरह से इस वक्त तैयार है। टर्मिनल 3 से जो हमें खबर आ रही है, जो पहली उड़ानें वहीं से चलेंगी। दूसरे 2 टर्मिनल्स जो दिल्ली एयरपोर्ट के हैं वो भी तैयार है, पर टर्मिनल 3 इस वक्त पूरी तरह से सारे हेल्थ प्रोटोकॉल्स को लेकर पूरी तरह से इस वक्त तैयार है, क्योंकि वहीं से इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भी इस वक्त चलाई जा रही हैं। तो हरदीप पुरी जो एविएशन मिनिस्टर है उनका भी यही कहना है कि ऑपरेशंस शुरू करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है, पूरा जायजा लिया जा रहा है और 25 से 30% तक ऑपरेशन, फ्लाइट ऑपरेशन शायद रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये मई 17 के बाद ही होगा, क्योंकि मई 17 तक जो है वो वंदे भारत मिशन चलेगा। उसके बाद ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कि शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट्स हैं उनको ऑपरेशनाइज करने की बात चलेगी। इसको लेकर इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं और कल जो है सेक्रेटरी जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में प्रदीप खरोला, वो अपनी पूरी टीम को लेकर, डीजीसी ऑफिशियल्स को लेकर, बीसीएएस ऑफिशियल्स को लेकर, सीआईएसएफ सबको लेकर उन्होंने टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट का जायजा लिया और उसकी तैयारियों का जायजा लिया। तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि रेलवे ऑपरेशंस के बाद शायद हवाई ऑपरेशंस को भी शुरू किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पौलमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लॉकडाउन पार्ट 3 के बाद क्या होगा? हो सकता है आज कोई संकेत मिल जाए, क्योंकि आज अब से करीब 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है। बैठक में सभी राज्य अपनी राय रखेंगे। मुख्यमंत्रियों का फीडबैक लॉकडाउन पर किसी भी तरह के फैसले का आधार बनेगा। बस थोड़ी देर बाकी है। पीएम मोदी देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में। इस बैठक पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बैठक से ये संकेत निकलेंगे कि 17 मई को लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म होने के बाद क्या होगा। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पहला सत्र 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। दूसरा सत्र शाम 6 बजे से शुरू होगा, फिर निष्कर्ष तक बैठक जारी रहेगी। बैठक को लेकर आज तक को अहम जानकारी मिली है कि तमाम मुख्यमंत्री किस क्रम में पीएम मोदी से मुखातिब होंगे। शुरुआत आंध्र प्रदेश के सीएम से होगी, फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। इसके बाद तमिलनाडु के पलानीसामी, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और गुजरात के विजय रूपानी का नंबर आएगा। रूपानी के बाद तेलंगाना के केसीआर, राजस्थान के अशोक गहलोत, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे अपनी बात रखेंगे। इसके बाद नंबर आएगा हरियाणा, त्रिपुरा, ओडिशा, केरल और झारखंड का। झारखंड के हेमंत सोरेन के बाद यूपी के योगी आदित्यनाथ बोलेंगे और उसके बाद कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा और तब जाकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा। इसके बाद बारी बारी से गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम के सीएम बोलेंगे। बिहार के नीतीश कुमार, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान आखिरी के 3 वक्ता होंगे। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन-दीव, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप को आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये अपने विचार और सुझाव लिखित में भेज सकते हैं। 20 अप्रैल, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की ये 5वीं बैठक है। 47 दिन के लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना केस की तादाद 67,000 के पार चली गई है। ऐसे में आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के नियमों में छूट की बात करने लगे हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार
आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो हम उस थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे, अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आज दिल्ली सरकार तैयार है। हिमाचल एक सेफ स्टेट है जहां कोरोना वायरस का उतना इम्पैक्ट नहीं है, असर नहीं है। पूरे देश भर से, पूरे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है फिर टूरिज्म की दृष्टि से जो है हिमाचल प्रदेश में आएंगे और हम उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो मदद कर सकते हैं उस दृष्टि से और इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए जो मदद कर सकते हैं वो काम करने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना के हालात पर चर्चा की है। इस दौरान राज्यों ने अहम राय रखी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पीएम और मुख्यमंत्रियों की बैठक को लेकर क्या तैयारी है, बैठक से क्या निकलकर आ सकता है, बता रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे और जमीनी हालात क्या हैं इसकी जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये भी जानेंगे कि आगे क्या किया जाए, उनके अपने अपने राज्यों में क्या स्थिति है, कोरोना वायरस को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के लोग क्या चाहते हैं और जमीनी हालात क्या हैं, क्या अपडेट और नीचे लेवल से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आ रहे हैं, वही आज प्रधानमंत्री के साथ शेयर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ये भी जानना चाहेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कि आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या लॉकडाउन 4 कुछ रिलैक्सेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए या आगे की क्या रणनीति हो, क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसी बैठक हुई है तो राज्यों के अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही थी। क्या इस बार भी यही स्थिति रहेगी या लॉकडाउन हटाने की बात सामने आएगी, क्या आगे की रणनीति होगी, इन तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बातचीत होने जा रही है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो सबके मन में सवाल यही है कि 17 मई को जब लॉकडाउन पार्ट 3 खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा। ये काफी कुछ मुख्यमंत्रियों की राय पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्रियों में से लेकर क्या सोच बन रही है, हमने उनके बयानों के आधार पर जानने की कोशिश की। बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है। आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर। अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए कम से कम दिल्ली की। हमें तो रिपोर्ट आई थी कि जो नांदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं और फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट जो आ रही है सही नहीं आ रही। जो हमने सुझाव दिए थे हमारे स्टेट की तरफ से उनमें काफी सुझाव को स्वीकार किया गया और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। ये कोविड-19 जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। इन जिलों में जो कोरोना पॉजिटिव हुए या इनके परिवार के लोग, रिश्तेदार सब, तो वो एकदम जो जंप आया है, मैं समझता हूँ कोई 40 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो सीधा संबंध दिल्ली के साथ है, जिनका जो कोरोना पॉजिटिव हुए। कोरोना चले गए, कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, ये जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी तब तक इसके साथ हमको लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ा है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है। अहमदाबाद और सूरत दोनों में एक जगह हमने 700 से ज्यादा टीम और एक जगह 500 से ज्यादा टीम एक एक घर में जाकर सर्वेलेंस करते हुए एक केस पॉजिटिव केस को निकालकर ज्यादा से ज्यादा संक्रमण न हो उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमने शुरुआती दौर पे ही अपनी सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को हमने सील कर दिया था, जिले को सील कर दिया और गांव वाले स्वयं अपने गांव को सील कर दिए। क्योंकि लॉकडाउन लगाना आसान है परंतु उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है और एक साथ में हटाना ही चाहिए, ना हटता है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, देश राज नियम कानून से चलेगा और इसको लेकर आज के इस संक्रमण में भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो भी समन्वय होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम टूरिस्ट के बारे में ऑलवेज अतिथि देवो भव के रूप से सभी को वेलकम करते हैं, लेकिन आज की प्रायोरिटी है
कि कोविड कंट्रोल करें, गोवा के लोगों की चिंता करें। सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। अगर उस डिसीजन ऑनरेबल पीएम साहब ने अगर लॉकडाउन 1 में अगर नहीं लेता तो आज आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं कि सब प्रदेश में पूरा कोरोना वायरस फैल चुका होगा। 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तब तक कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था और इंदौर जैसे शहरों में फैल गया था। पॉजिटिव केसेस जबलपुर में भी थे, भोपाल में भी थे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो काफी हद तक आज मैं ये कह सकता हूं कि गंगा की जो निर्मलता है वो बना पाने में सफल हुई है सरकार। बात हिजबुल के नए सरगना की करेंगे। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, ये हुंकार है कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों की। पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में गाजी हैदर नाम के आतंकवादी को अपना नया कमांडर बनाया है और इसी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने ये बात कही है। गाजी हाल ही में मारे गए रियाज नाइकू की जगह ले चुका है। हिजबुल के एक और आतंकी की आई मौत। गाजी हैदर बना लश्कर का सरगना। रियाज नाइकू गया, अब गाजी हैदर आया। कितने दिन और खैर मनाएगा गाजी हैदर? लगता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने एक और बलि का बकरा तैयार कर लिया है। रियाज नाइकू का खेल खत्म होने के बाद गाजी हैदर को हिजबुल मुजाहिदीन का नया सरगना नियुक्त किया गया है। गाजी को शांति की ओर लौटते कश्मीर को दोबारा फिर से आतंक की आग में झुलसाने का जिम्मा दिया गया है। जफर उल इस्लाम को उसकी डिप्टी और अबू तारिक दहशतगर्दी का मुख्य सलाहकार बनाया गया है। दरअसल रविवार को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में सईद सलाहुद्दीन ने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो कि समूह है उन सभी मिलिटेंट ग्रुपों का जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय है उनकी बैठक की और वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए कमांडरों को श्रद्धांजलि भी दी गई और नए कमांडर भी नियुक्त किए गए। सुरक्षा एजेंसियों को सभी गतिविधियों पर नज़र है और सुरक्षा बलों ने साफ किया है कि जिस अंदाज से पिछले कई दिनों के दौरान मिलिटेंट संगठनों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की गई है उनमें कोई कमी नहीं लाई जाएगी। आतंकियों के काम करने का पुराना तरीका है, सरगना की मौत के बाद नया सरगना तुरंत बनाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि दहशतगर्दी फैलाने की उसकी फितरत में कमी नहीं आने वाली। लेकिन देश के दुश्मनों को यह पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के जाबाज जवान भी गोलियों से उनका स्वागत करने को तैयार बैठे हैं। इनकी नापाक साजिशें कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। आर्मी की 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने इस पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। बुधवार को हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद इतवार को हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में अपने नए चीफ कमांडर की घोषणा की। रियाज नाइकू की जगह पर अब दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले गाजी हैदर को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त किया गया है। गाजी हैदर का असली नाम जो है वो सैफुल्लाह है और वो दक्षिणी कश्मीर में पुलवामा जिले के रहने वाले हैं। 2014 में उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया और काफ़ी करीबी रियाज नाइकू के माने जा रहे थे। जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने के दौरान लगातार मिलिटेंटों और आतंकियों पर जबरदस्त कार्रवाइयां जारी है। ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले बुधवार की ही बात है जब सुरक्षा बल के जवानों ने बुरहान वानी के बाद आतंक का पोस्टर थामने वाले रियाज नाइकू को पुलवामा के बेगपुरा में मार गिराया था। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में नाइकू के साथ उसका एक और साथी भी मारा गया। नाइकू उसी जगह मारा गया जहां से उसने आतंक का ककहरा सीखा था। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि संगठन में लीडरशिप की इतनी कमी हो गई थी कि कोई लीडर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था जब लीडर नियुक्त होंगे तो हमारी जो सशस्त्र सेना की जो बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब लीडरशिप को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान से प्रेशर आता है, किसी न किसी को तो लीडरशिप रोल लेना पड़ता है और आप देखेंगे कि इसमें एक नया लीडर नियुक्त होगा और फिर हमें उसके पीछे लगना होगा ताकि उसका भी खात्मा किया जाए। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकी रियाज 2016 में हिजबुल का कमांडर बना।
मारे जाने तक, यानी वो 4 साल तक खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल का कमांडर बना रहा। आज तक कश्मीर में कभी भी इतने वर्षों तक आतंकी संगठन का कोई कमांडर जिंदा नहीं रहा। इस साल अब तक करीब 65 आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। अप्रैल के महीने में 28 आतंकियों के सीने में गोली दाग दी गई थी। कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, लेकिन सीमा पार बैठे आतंक के आका साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। रियाज गया, अब गाजी की बारी है। श्रीनगर से अशरफ बानी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। सरकार ने देश के 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये सभी ट्रेनें दिल्ली से 12 मई से चलनी शुरू होंगी। ये आम लोगों को बड़ी राहत है। ट्रेन की बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू की जाएगी। $350 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस के पटरी पर उतरने के बाद अब राहत की दूसरी किश्त पर मुहर लग गई है। श्रमिक ही नहीं, अब ट्रेन के जरिए शर्तों के साथ कोई भी यात्रा कर सकता है। नई दिल्ली स्टेशन से देश के अलग अलग 15 शहरों में स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार शाम को ट्वीट कर जानकारी साझा की। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे ने 12 मई से ट्रेन को प्रारंभिक तौर पर शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में नई दिल्ली से देश के बड़े शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 11 मई को शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू की जा सकेगी। यानी आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग होगी, लेकिन टिकट सिर्फ IRCTC के तहत ऑनलाइन ही बुक कराए जा सकेंगे। रेल मंत्री के मुताबिक दिल्ली से 15 शहरों के बीच जोड़ी में ट्रेन चलेंगी। अब आपको ये भी बता दें कि वो कौन कौन से शहर हैं जहां 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। फैसले के मुताबिक ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए चलाई जाएंगी। 12 मई को सभी स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से खुलेंगी और फिर वापस भी आएंगी। हालांकि रेल प्रशासन ने यात्रा के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसके मुताबिक वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हें ही यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। जो लॉकडाउन थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन करने के लिए सरकार ने मन बनाया है, लेकिन मेरा ये कहना क्या है कि इससे पहले भी और जहाँ से जहाँ तक ट्रेन जाएगा वहाँ सारे सोशल डिस्टेंसिंग का जो फैक्टर्स है, जो कंडीशंस है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर भी रेलवे को और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना ही पड़ेगा। लॉकडाउन 3 के खत्म होने के 7 दिन पहले ये फैसला इशारा है कि सरकार ने अब बड़ी छूट देने का मन बना लिया है। 40 दिन से ज्यादा वक्त से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी अब मुमकिन हो सकेगी। हालांकि अलग अलग शहरों में पहुंचने के बाद उन्हें फिर मेडिकल जांच और स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। यात्री 14 दिन क्वारंटीन भी किए जाएंगे। पौलोमी शाह और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ 12 मई से पैसेंजर ट्रेन को चलाने का फैसला लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले 62,000 को पार कर गए हैं। ऐसे में इन ट्रेनों में संक्रमण मुक्त यात्रा के लिए कुछ खास नियम तय किए गए। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले चली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में कोरोना संक्रमण को लेकर जैसे एहतियात बरते जा रहे हैं, वो भविष्य में होने वाली रेल यात्राओं में भी जारी रहेंगे। स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले स्क्रीनिंग, प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे को ढककर रखने का नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। 12 मई से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को लेकर इन तमाम हिदायतों के अलावा कुछ बातें यात्री नोट कर लें। इन ट्रेनों के टिकट रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे। IRCTC से ऑनलाइन कंफर्म टिकट लेकर आने वाले ही सफर कर सकेंगे। वेटिंग लिस्ट की कोई टिकट नहीं काटी जाएगी। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट या किसी भी टिकट के लिए कोई खिड़की नहीं खुलेगी। रेलवे और IRCTC दोनों ही एजेंट के जरिए बुकिंग नहीं लेंगे। तत्काल और प्रीमियम तत्काल सीट का प्रावधान नहीं होगा। कोई करंट बुकिंग नहीं होगी। कुछ ट्रेनें रोजाना नहीं चलेंगी और ट्रेनों का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा।
हालांकि इसके साथ रेलवे ने ये भी साफ तौर पे कहा है कि जो पैसेंजर होगा उसके साथ उसके किसी भी साथी को अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी जिनके पास बाकायदा टिकट है और टिकट ऑनलाइन जो है वो बुक किया जाएगा और इसके अलावा कोई भी काउंटर से टिकट जो है वो फिलहाल बुकिंग नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन टिकट का प्रावधान इस वजह से किया गया है ताकि स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा न हो। इससे पहले ट्रेनों को लेकर फैली अफवाह के बाद भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। इस बार ऑनलाइन टिकट वाले ही प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सभी यात्रियों को जांच से गुजरना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाएगी जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसा कोई लक्षण नहीं होगा। यात्रियों को अपना चेहरा ढक कर रखना होगा। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है लोग इन तमाम एहतियातों का पालन करेंगे तो रेलवे में उनका सफर सुरक्षित होगा। वहीं लॉकडाउन में फंसे लोग अपनी अपनी मंजिल तक महामारी से बचाव करते हुए यात्रा कर सकेंगे। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। रविवार को यूपी और राजस्थान की पुलिस एक दूसरे से भिड़ गई। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल राजस्थान पुलिस मजदूरों को अपनी सीमा से उत्तर प्रदेश में दाखिल कराना चाह रही थी, वहीं यूपी पुलिस दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपने राज्य के अंदर घुसने देने को तैयार नहीं थी। मथुरा के मुगर्रा में राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बरपा हंगामा। कोरोना काल में आपस में भिड़ गए कोरोना वॉरियर। राजस्थान और यूपी पुलिस के बीच हुई झड़प। यूपी पुलिस के 2 दारोगा और कुछ पुलिसकर्मी हुए घायल। यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर जंग छिड़ी है। दोनों सूबे की पुलिस एक दूसरे से ऐसे भिड़ी कि क्या कहने। धक्का मुक्की, बहस, हो हल्ला। यूपी पुलिस ने मजदूरों के जत्थे को बॉर्डर पर रोक दिया। बस यही बात राजस्थान पुलिस को नागवार गुजरी और कुछ पुलिसकर्मी जबरन यूपी पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने लगे। यूपी पुलिस ने इसे रोका तो विवाद बढ़ गया। वीरेंद्र सिंह, आपने बहुत गलती करी है। दरवाजे का हाथ तोड़ दिया आपने हाथ तोड़ दिया दरवाजे का। मेरा हाथ जो है गुजरात क्या विवाद इतना बढ़ा कि यूपी पुलिस के 2 दारोगा और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ की वर्दी फटी तो कुछ के हाथों से बहा लहू। यूपी पुलिस की दलील थी कि राजस्थान से यूपी की सीमा में घुसने वाले मजदूर यूपी के नहीं हैं। ऐसे में वो जिस राज्य के हैं वो राज्य उन्हें ले जाने का बंदोबस्त करे या फिर राजस्थान सरकार उन्हें वाहनों के जरिए उनके राज्य भेजे। जबकि राजस्थान पुलिस का कहना था कि मजदूर राजस्थान के नहीं हैं और वो खुद जा रहे हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। जाहिर है सीमा पर डटी राजस्थान पुलिस का रवैया बला टालने जैसा था। आखिरकार मथुरा के डीएम और भरतपुर के एसएसपी के पहुंचने पर मामला सुलझा। कुछ इशू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के, छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से, बसों से जाएंगे, तो उनको हमने अपने यहाँ ठहरा दिया है। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में तो उसको हमने बैठ के बात कर ली है और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच करेंगे। राजस्थान से 20,000 प्रवासी मजदूरों की यूपी में वापसी होनी थी। इनमें से 15,000 मजदूर वापस आ भी चुके हैं। कोई विवाद नहीं है। भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं